पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए, मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज़ रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? वो तमाम टेप्स जो थी वो असली थी, उनमें थोड़ी सी अगर शर्म भी होती तो वो अपनी जो पोजीशन है सो कॉल्ड उससे वो हटती और माफ़ी भी मांगती। PMLN को एज अ पार्टी भी माफ़ी मांगनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब लंदन इसलिए गए थे कि उनकी जान को खतरा था और नैब में रहते उनको पता नहीं इन्होंने क्या किया, वो भी हकायक एक दिन सामने आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की जान पैसों में है कि मरियम उन पैसों की तरफ इशारा कर रही थी जो कि नैब वसूल करना चाहता है और जाहिर है कि नवाज शरीफ फैमिली को ये पैसे वापस करने होंगे। वो किसी डील के नतीजे में यहाँ से नहीं गए, वापस आएंगे। वो किस वक्त उनके लिए सेफ है वापस आना, ये इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून खुद तय करेगी। खान साहब हिसाब दे, वजीर आजम बनने के बाद 5800% इजाफा कैसे हुआ? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी स्क्रूटनी कमिटीज बन चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के कोई ममनुआ फंडिंग के केस ज़ेरे समात नहीं। PMLN ने 9 अकाउंट्स छुपा रखे थे। इन लोगों ने 77 अकाउंट्स में से सिर्फ 12 अकाउंट्स की तफसीलात दी है। ये वो लोग हैं जो पैसे मांगते हैं हॉस्पिटल के लिए, चेक लिखवाते हैं PTI के लिए। ये वो चोर है, ये वो ठग है। मुस्लिम लीग नून ये डिमांड करती है, पाकिस्तान की अपोजिशन भी ये डिमांड करती है और करना चाहिए कि इमरान खान फिलफौर इस्तीफा दे। दुनिया के कई इलाकों के अंदर बड़ी तेजी से कोरोना दोबारा फैलना शुरू हो गया है। ओमिक्रॉन पाकिस्तान में भी तेजी से कराची में वाज़े हो रहा है और लाहौर में नजर आ रहा है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। इससे पहले कि हम मुल्क की सियासत के मैदान में बढ़ते हुए दर्जा हरारत पर कुछ बात करें, हम आपको लिए चलेंगे मलिका कौसार मरी, जहां पर बर्फबारी की वजह से एक तो दर्जा हरारत बहुत नीचे गिर चुका है और कुदरती मनाजिर बहुत हसीन हो चुके हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल की टीम की तो ख्वाहिश थी कि हम मरी जाकर लाइव ये प्रोग्राम करते, लेकिन ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकते, तो हमने सोचा कि अपने तमाम तर नाजरीन को इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम मरी की सैर कराते हैं। नुमाइंदा हम न्यूज़ उस्मान अली वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, जरा हमें बता दें कितने खूबसूरत मनाजिर लग रहे हैं, ये मोतियों की तरह बर्फ के गाले गिर रहे हैं, नीचे हम देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर भी। क्या सूरत हाल है आपके इर्द गिर्द? जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी में जो है बर्फबारी का जो है सिलसिला जो है वो शुरू है। आज 4 रोज हो गए कि मलका कौसार मरी में जो है हो रही है। इतने खूबसूरत मनाजर है कि देखने के काबिल है, लेकिन मलका कौसार मरी में जो है बर्फबारी का सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ और 4 रोज हो गए मुसलसल जारी है। यहाँ पर कुछ मसले मसाइल भी जो है वो जन्म ले चुके हैं। तमाम रोड जो है वो बर्फ से जो है ढकी हुई है। तमाम रोड पर जो है काफी बर्फ होने के बाद जो है आने वाले मेहमानों को जो है शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। इसी तरह जो है मरी में जो है बिजली जो है वो बंद थी, दिन भर जो है पूरा ही बिजली बंद रही है। अभी जो है बिजली भी ऑन हुई है, लेकिन जो है यहाँ पर पानी के काफी मसले मसाइल है। लेकिन इन मसाइल के बावजूद जो है सियाह बड़ी तादाद में इस वक्त मलका कौसार मरी बार रोड पर मौजूद है, जो कि खूबसूरत नज़ारों को देख रहे हैं और खूबसूरत जो है मौसम से जो है भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी इस वक्त बार रोड पर मौजूद हूँ। इंतहाई खूबसूरत जो है मौसम है। लोग जहाँ पर जो है गर्मा गर्म काफ़ी पी रहे हैं, गर्मा गर्म खाने खा रहे हैं और खूबसूरत मौसम से जो है भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ अच्छा उस्मान जी बताइएगा, ये भी कहा जा रहा था कि 5 रोज में गुज़श्ता 5 रोज में कोई 1,33,000 से ज़ायद गाड़ियां दाखिल हुई हैं मरी में। सयाहों की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है, रश की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, नए साल का जैसे ही आगाज हुआ था और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था तो तकरीबन 1,10,000 जो है गाड़ी मरी में दाखिल हुई थी, जो कि सैर तफरी के बाद कुछ तो यहाँ से सियाह वापस चले गए हैं, लेकिन कुछ सियाह जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन काफ़ी तादाद में सियाह अभी भी मलका कौसार मरी में मौजूद है। कुछ सियाह जो है एक्सप्रेस वे पर, GT रोड पर और मुख्तलिफ मकामात पर जो है गाड़ियों में जो है फंसे हुए हैं। सख्त सर्दी में जो है इनको शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो दावे किए गए थे सियाहों को जो है अच्छी जो है सियाहत फरोख्त करने के लिए, लेकिन वो दावे हमें धरे के धरे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मलका कौसार मरी में जो है काफ़ी जो है ठंडी हवाओं का राज है और जो है ठंडी ठंडी हवाओं के साथ जो है बर्फानी जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी है। ठीक है, उस्मान हमारे साथ मौजूद थे और वो खूबसूरत मौसम को एंजॉय भी कर रहे थे और सयाह भी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। जिंदा दिलों की कौम है, पाकिस्तानी अपनी जिंदा दिली का मुजाहिरा कर रहे हैं, मुश्किलात भी हैं लेकिन फिर भी खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए वहाँ पर
पहुंचे हैं। अब हम कुछ बात कर लेंगे मुल्की सियासत में जारी मामलात की। नाज़रीन, गुज़श्ता साल की तरह इस साल के आगाज में भी मुल्की सियासत में लॉन्ग मार्च की आवाजें सुनाई दे रही हैं। फर्क सिर्फ ये है कि गुज़श्ता साल मुत्तहिदा पीडीएम की जानिब से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था, लेकिन इस साल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। सबका नारा है कि अवाम महंगाई से तंग हैं और इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हुकूमत का जाना जरूरी है। मगर जो अवाम महंगाई की वजह से तंग हैं, वो एक दूसरे पर इल्जामात लगाती, डील के इल्जामात और मुफाहमत के इल्जामात लगाती, कभी मुत्तहिद कभी मुंतशिर अपोजिशन से किस बात की उम्मीद लगा सकती हैं, ये एक सवाल है। हम सियासी मैदान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए जिस अहम सवाल पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे, हमारा सवाल कुछ ये है कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च का ऐलान क्या इस बार पीपल्स पार्टी अवाम को मुतहर्रिक करने में कामयाब रहेगी? हमारे साथ इस सवाल पर बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर में वक्त देने के लिए। सर, बिलावल साहब ने तो मुतालबा कर दिया है आपकी जमात की जानिब से कि फौरी साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, तो क्या पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी का आगाज कर चुकी है? कल आपने चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। हमने जो सेकंड फेज है लोकल गवर्नमेंट का केपी में, उसके और पंजाब और सिंध और बाकी सूबों में जो इलेक्शंस हो रहे हैं इस्लामाबाद में, उनकी एप्लीकेशंस मांग ली हैं। हमने अपने एमपीएस और एमएनए से भी एप्लीकेशन मांग ली कि जो अगले इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार बनना पसंद करते हैं, उनसे भी हमने एप्लीकेशन मांग ली है। हम अपनी पूरी तैयारी में कर रहे हैं कि किसी वक्त इस मुल्क में इलेक्शन हो सकते हैं। ये भी यहाँ पे बता दीजिएगा, इससे पहले कि लॉन्ग मार्च पर भी आपसे बात करें, मिनी बजट के हवाले से क्या हिकमत अमली है? 10 जनवरी को इजलास पार्लियामेंट का, क्या आपने तस्लीम कर लिया है कि मिनी बजट पार्लियामेंट में मंजूर हो जाएगा, फिर आप पार्लियामान के बाहर एहतजाज करेंगे? देखें, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल ये ऐलान किया कि 10 तारीख को जो मिनी बजट ये पेश कर रहे हैं, जिसमें पास कराने की कोशिश करेंगे या जो भी करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे एहतजाज करेगी। हम पार्लियामेंट के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है इस्लामाबाद की, वो उनके साथ और वर्कर्स के साथ एहतजाज करेंगे। हम किसी सूरत में भी, हमारी ख्वाहिश है कि ये मिनी बजट जो है वो पास ना हो। हम की बाकी जमातें डेफिनेटली पार्लियामेंट जो मौजूद हैं, हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं हमेशा। जो शहबाज शरीफ के साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं। हमारे पूरी कोशिश होगी। आप देखेंगे जून में जब बजट था, उसमें भी हमने कहा था कि हम इसको पास नहीं होने देंगे। बिलावल साहब और हमारे पूरे मेंबरान जो थे उस वक्त हाजिर थे। हमने अपनी कमिटमेंट पूरी की थी। हम आज भी ये ख्वाहिश हमारी है कि मिनी बजट जो है वो पार्लियामेंट से पास ना हो, क्योंकि ये अवाम दुश्मन है, लोगों पे एक अजाब बन के आ रहा है, एटम बम बन के साथ पे डाल रहे हैं, और हुकूमरान जो है वो इस पे जो है लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने जो ये टैक्सेस लगाए हैं, हमारे हुकूमरान मजाक उड़ा रहे हैं। तो हमने इतने टैक्स लगा लिए, क्या फर्क पड़ता है? तो हम इसका भरपूर जो है एहतजाज भी करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या इस हवाले से फिर नून लीग से भी कोई मुशावरत या उनके साथ मिलकर कोई तहरीक शुरू की जाएगी? और जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, हम अपने हम ख्याल जमातों के साथ बात करेंगे, जैसे ANP है और बाकी जमातें हैं, हम उनके साथ करेंगे। PML के साथ हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं है, ना अभी तक कोई ऐसी बात है। पार्लियामेंट के अंदर डेफिनेटली मैंने पहले भी बात की है कि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है और उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है। पार्लियामेंट के अंदर की जो चीजें हैं उसके ऊपर होती है। इस वक्त तक हमारी किसी भी ऐसी जमात जो कि PDM में मौजूद है उनके साथ कोई ऐसा रब्ता नहीं है और नहीं ऐसी। गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से PMLN पे इल्जाम लगाए जा रहे थे डील के और मुफाहमत और मामलात पस पर्दा तय करने के। अब तर्जुमान पाक फौज ने इस तरह की तमाम तर खबरों की तरदीद कर दी है। क्या अभी भी आपको PMLN पर कुछ शक है या शिकवा है डील करने का? देखें, ये PMLN के जो है हमारे जो कोलीग्स हैं, उन्होंने बात की कि जी उन्हीं की तरफ से कोई बात लेके हुई कि उनकी कोई डील हुई है या मियाँ साहब वापस आ रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें थी। और उसके बाद जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें बातें गर्दिश कर रही थी। पिछले दिनों ISPR के DGSPR ने अपनी बातें क्लियर की कि हमारी किसी के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं है, कोई ऐसी डील नहीं है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से बातचीत हो रही थी, जिसके हवाले से 27 दिसंबर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाड़काना में जो है जलसे में बिल्कुल क्लियर कट एक स्टेटमेंट दी कि हमारी किसी साथ बात नहीं है और जो लोग डील करते हैं उनका शहीदों का कब्रिस्तान नहीं होता है। आज घड़ी खुदा बख्श ये साबित करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी डील पे यकीन नहीं करती। हम अगर यकीन रखते हैं तो हम अवाम के मैंडेट पे यकीन रखते हैं, हम अवाम के जो है अवाम के साथ डील करने में। कुंडी साहब, अगर आपके मुताबिक वो वाली सारी बातें नून लीग कर रही थी, तो फिर जरदारी साहब ने भी तो मुतादिद मरतबा इस तरह के बयानात दिए कि जरदारी साहब से राब्ता किया जा रहा है, उनसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है जिससे मुल्क चलाया जाए, और जरदारी साहब के ये बयानात थे कि हुकूमत को लाने वाले तंग हैं। तो फिर जरदारी साहब से कौन राब्ते कर रहे थे, उनसे कौन बातचीत कर रहे थे?
देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक हकीकत है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि एक रोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का, माजी में भी डिक्टेटरशिप भी रही है, माजी में रोल भी रहा है। जरदारी साहब ने बिल्कुल स्टेटमेंट दी थी और उसमें ये नहीं था, उन्होंने कहा था कि उनसे कोई डायरेक्ट होते हैं, बीच में लोग होते हैं जो बातचीत करते हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 27 दिसंबर को एक चीज़ क्लियर कर दी अपनी स्पीच में, और उसके बाद आज DGSPR ने भी 2 दिन पहले ये बात क्लियर कर दी कि हमारी किसी के साथ बातचीत नहीं हो रही है, खासकर PMLN के साथ। और हम भी ये चाहते हैं कि हर इदारा अपने जुरिस्डिक्शन में रह के अगर काम करे तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जमहूरियत की और तमाम इदारे फल फूल सकते हैं। अच्छा कुंडी साहब, जो 27 फरवरी को जो आपका लॉन्ग मार्च का प्लान है, उस हवाले से जरा थोड़ी सी आपसे बात करना चाहेंगे। अब आपका क्या कोई हतमी लाहेअमल तय हो चुका है? क्या तारीखों का ऐलान किया जा चुका है कि कब किस मंजिल पर पहुंचने आपने? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पंजाब से क्या आप इतनी मैन पावर इकट्ठी कर सकेंगे कि जब आप इस्लामाबाद पहुंचे तो हुकूमत को मुतासिर या परेशान कर सके अपने लॉन्ग मार्च से? हम 27 फरवरी को मज़ार कायद से अपना लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे और हम सिंध से होते हुए ओबाड़ो में जो है वो ओबाड़ो के थ्रू रहीम यार खान, भावलपुर रहीम यार खान और ऐसे मुल्तान की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम सेंट्रल पंजाब की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। हम आपको भी दावत देते हैं, आप हमारे साथ चलें। आप देखें जो अवाम इस हुकूमत से, इस नालायक और नाहिल हुकूमत से तंग है, वो रोडों पे होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होगी। और इंशाअल्लाह जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे हम इस हुकूमत के खात्मे के लिए निकले। हम ये नहीं कह रहे कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और हम कोई पिकनिक बनाने जा रहे हैं। आपको भी दावत है, तमाम चैनल्स को हम दावत देंगे, आप हमारे साथ आएं और जो लोग निकलेंगे आप भी देखेंगे। मीडिया को तो खैर पहले भी आपने दावतें दी थी जब PDM के प्लेटफॉर्म से लॉन्ग मार्च के ऐलान होते थे, लेकिन फिर वो लॉन्ग मार्च नहीं हुए थे। अवाम, आप कह रहे हैं, आपका पहले भी नारा ये था कि अवाम इंतजार नहीं कर सकते, बिलावल साहब ने भी कहा है, तो क्या फिर अवाम 27 फरवरी तक इंतजार कर लेंगे लॉन्ग मार्च का? देखिए उसमें प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग मार्च करना कोई इतनी आसान बात नहीं, उसके लिए आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए आपको चीज़ों के जो है पार्टी को मोबिलाइज करना पड़ता है, लोगों को मोबिलाइज करना पड़ता है। उसके बाद साथ साथ आपने एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करना है। उसके लिए हमने शॉर्टेस्ट टाइम, जो हमने कल कोर कमेटी में बैठ के फैसला किया, शॉर्टेस्ट टाइम ये हो सकता था कि हम लॉन्ग मार्च के लिए ये तारीख देते। बाकी एहतजाज जो किसानों के हवाले से है, इस वक्त हमारे एक ज़री मुल्क है जो कि रीढ़ की हड्डी है, आज इस हुकूमत ने इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। आज जमींदार जो है खाद के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि हमारे पास बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की और पत्नी क्या क्या चीज़ की, और वही चीज़ जिसकी बम्पर क्रॉप हुई आप उसको इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। तो कहाँ पर है वो बम्पर क्रॉप? इसलिए हम कह रहे हैं कि लोग जो है इस वक्त तंग है। आप दवाइयों को देखें, आप बाकी चीज़ों को देखें, ये सारे कुछ आपके सामने है। आप मुझे बताएं कि आपको जो पैकेज है महीने में आप पहले जिस किस्म का गुजारा करते हैं, आज उस पैकेज में आपको गुजारा होता है? आपके सामने जो आपके कैमरामैन हैं उनसे आप पूछें कि आपको गुजारा होता है? बाहर ना जाए, सिर्फ मैं इसी कमरे में बैठ के आप इसका पता करें। लिहाजा हम यही कह रहे हैं कि लोगों पे जिस तरीके से अजाब बन के आप देखें, कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है, कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी गैस महंगी हो रही है, कभी दवाएं महंगी हो रही है, कभी रोजमर्रा की अशिया महंगी हो रही है। किस चीज़ का रोना हम रोए? वज़ीर आज़म तो यही कहता था कि बिजली के बिल जला दो, अगर जो महंगाई होगी तो वज़ीर आज़म चोर होगा। अब तो इतने गुना महंगाई इस मुल्क में एक अजीब चीज मैंने देखी है। जब से हुकूमत बनी है इस हमने देखा है कि अभी जो टैक्स रिटर्न है इसमें वज़ीर आज़म वाहिद वज़ीर आज़म है कि जो अमीर हुआ है और लोग गरीब हुए हैं। इतने गुना इजाफा वज़ीर आज़म साहब के उसमें हुआ है। तो मुझे हमें बता सकते हैं कि ये इनका कौन सा जो है रोजगार है जिससे इनके जो है उसमें कई गुना जो है इजाफा हो चुका है इनकम में? क्या कहाँ से इन्होंने ये इनकम इनको मिली है? तनख्वाह में तो इनको गुजारा मुश्किल है, घड़ियां वो बाहर इनको तोहफे मिलते हैं वो बेच देते हैं, तोशेखाने को हिसाब नहीं देते हैं। और आपके मुताबिक यानी ऑपोजिशन के मुताबिक हुकूमत जिम्मेदार है तमाम तर मामलात की, तो हुकूमत तो माइनस हो गई। फिर अवाम किसको देखें? उस ऑपोजिशन को जो कभी मुत्तहिद होती है फिर एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश करके मुंतशिर हो जाती है। क्या ऑपोजिशन फिर अवाम की उम्मीदें पूरी कर रही है? देखें आपकी बिल्कुल बात 100% दुरुस्त है कि अवाम अपोजिशन की किसी तरह देखें। आप देखें कि आप हमेशा कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में ईद का और रोजे का रमजान का चांद पहले नजर आता है, तो तब्दीली का चांद जो है खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ गया। तब्दीली का चांद खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में जिस तरीके से लोगों ने रिजेक्ट किया PTI वो आपके सामने है। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर एतमाद की है और आप देखें कि अपोजिशन जमातें जो है ठीक है, हमारा जो है डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, PDM में जो हम थे हम जो बातें करते थे उस पर हम इम्प्लीमेंट करवाते थे। हमने इस्तीफों की बात की थी कि इस्तीफे जो है नहीं, हमें अदम एतमाद की तहरीक के जरिए देनी चाहिए। हमें ये कहा गया था PDM में कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च जो है बेमानी है। अगर आप बेमानी खेज बनाए तो आप इस्तीफे दें और फिर लॉन्ग मार्च करें। आज वही PDM जो है वो बगैर इस्तीफों के लॉन्ग मार्च कर रही है और हम जो है हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। इंशाल्लाह आप देखेंगे इन्होंने भी 23 मार्च को गालिबन उन्होंने कहा है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और पता नहीं या शुरू करेंगे या खत्म करेंगे। लेकिन आप देखें वहाँ पर 2 तारीख को रमजान शुरू होने वाला है, 3 तारीख को, तो बड़ा शॉर्ट टाइम है। इसलिए हमने कहा है कि हम फरवरी के एंड में लॉन्ग मार्च का आगाज मज़ार कायद से करेंगे और हम पड़ाव जो है अभी हमारे ये फैसला नहीं हुआ कि हम पिंडी में करेंगे या इस्लामाबाद में करेंगे, वो आप शेयर करेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से हमें आगाह करें। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर कुछ मामलात जिन पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग केस पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ फर्दे जुर्म और हुकूमत की जानिब से अपनी फतह की तहरीर गर्दाना जा रहा है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर मुल्क दुश्मन अनासिर से फंडिंग के इल्जामात बिला झिझक लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब दो रोज कबल तर्जुमान पाक फौज की प्रेस टॉक ने मुल्की सियासत में डील की अफवाहों की तरदीद कर दी है। अगर कोई डील नहीं हो रही थी तो सियासी कायदीन की जानिब से राबतों, बातचीत और डील के इल्जामात किस बुनियाद पर लगाए जा रहे थे, ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सेगमेंट में जिन हम सवालों पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे, उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारे सवाल कुछ इस तरह से हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असर डालेगी। हमारा अगला सवाल यह है कि डील की खबरों की तरदीद के बाद मुस्लिम लीग नून की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार सलीम साफी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले जरा ये बताइएगा, जो फॉरेन फंडिंग केस पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है और फिर 31 करोड़ के जो फंड्स का मामला है, पीटीआई की वजाहत भी सामने आ गई, क्या ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी साख को किसी तरह मुतासिर कर रही है? देखिए, साख तो यकीनन मुतासिर हुई है। एक तो ये कि जो पार्टी बड़ी दावेदार थी और वो दूसरों की तलाशियां ले रही थी और उसका नारा भी यही था, तो एक वो खुद तलाशी नहीं दे रही थी, और जब थोड़ी बहुत तलाशी उसकी हो गई है और बड़ी मजबूरी के आलम में हो गई है, तो उसमें उनकी हर तरह की बेकायदगियाँ सामने आ गई। उसमें गैर कानूनी फंडिंग भी सामने आ गई और उसमें मुख्तलिफ मशकूक कैरेक्टर भी और मशकूक ट्रांजैक्शन भी सामने आ गई। और अब ये जो वजाहत है, तो इस वजाहत की कोई वक़्त इसलिए नहीं है कि इस वजाहत के लिए तो इनके पास 8 साल थे। 2014 से ये अकबर इस बाबर इस केस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ 2014 से नहीं बल्कि पहले जब ये चीज़ें उनके सामने आई, वो कोई अपोजिशन में नहीं था, वो कोई मुखालिफ या क्रिटिक जर्नलिस्ट नहीं था, तो पहले उन्होंने ये चीज़ें खलवतों में इमरान खान साहब के साथ डिस्कस की, और फिर जब वो नहीं हुआ तो फिर ईमेल्स का एक लंबा चौड़ा सिलसिला है मुख्तलिफ पार्टी ओहदेदारों के साथ, और जब वो नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। और पिछले 8 सालों में पीटीआई की एक ही कोशिश रही। पहले उन्होंने ये प्ली लिया कि ये काबिल समाअत नहीं है, फिर जब काबिल समाअत बन गया तो फिर एक अदालत से स्टे, दूसरी अदालत से स्टे, यानी वो जब इस तलाशी देने के लिए तैयार नहीं थे तो ख़ुद इस बात का ये सबूत था कि उनके मामलात क्लियर नहीं है, मशकूक है। और इसलिए जब फिर ये स्क्रूटनी कमेटी ने कल जब ये रिपोर्ट तैयार भी की तो उनकी ये कोशिश थी कि ये पब्लिक ना हो, और आखिरी वक्त पे भी कि जब वो दोनों पार्टियों को रिपोर्ट दी जा रही थी तो पीटीआई का प्ली वहाँ पे ये था कि इसको पब्लिक ना किया जाए। तो अगर मामलात उनके ठीक थे तो फिर इतने ताख़ीरी हरबे क्यों, और फिर उसके पब्लिक होने से उनको खौफ क्यों था। और ये बात भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये सिर्फ 2008 से 2013 तक के मामलात हैं। हालांकि पीटीआई को असल उरूज मिला था या उसको दिलवाया गया था उसके बाद, तो अगर 2013 तक के उस फ़क्र के दौर के मामलात ये है, तो फिर आप अंदाज़ा करें कि ये जो फिर उरूज के दिन थे, ये जो फिर धरनों के दिन थे, ये जो फिर हुकूमत में आने के दिन थे और इलेक्शन कैंपेन के दिन थे, और जब फिर इस दौरान मुख्तदिर हलकों की सरपरस्ती भी थी और पूरी दुनिया भी उमड़ आई थी यहाँ पे, और पूरे माफियाज भी उसके गिर्द जमा हो गई थी,
تو اس عرصے کی اگر کبھی جانچ پڑتال ہو تو پتہ نہیں ادھر صافی کیا صاحب کچھ. اس ساری تنقید کے جواب میں پی ٹی آئی خود تو وضاحتیں دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انتظار کریں 8 یا 9 دنوں کا، جب پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بھی فنڈنگ کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئے گی. تو کیا جتنی بھی ہماری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کی فنڈنگ کے معاملات مشکوک ہیں؟ نہیں دیکھیں، اگر ایکچولی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو چندہ اکٹھا کرتی ہے اور جن کا ایک بڑا مضبوط سسٹم ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے، لیکن وہ ان کے داخلی سطح پہ ہوتا ہے، ان کے ورکر سے لے کے امیر تک وہ سب چندہ دیتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں سے بھی وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں. پھر اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی یا ایم کیو ایم بعض اور جماعتوں میں بھی یہ سسٹم تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ جو ہماری بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اس میں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں تو یا جاگیردار ہیں تو عموماً وہ لوگ اپنے بھی اخراجات کرتے ہیں اور پارٹیوں کے بھی اخراجات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے غیر ملکی مثلاً کبھی امریکہ میں ہم نے اس طرح کی فنڈ رائزنگ پیپلز پارٹی کے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں دیکھی، نون لیگ وغیرہ کے لیے، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لیے ہوتا رہا. پھر قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر ایک انڈیویجول کرے تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اگر وہاں سے کوئی فرم کرے، کوئی حکومت کرے اور کوئی کمپنی کرے تو وہ پھر جرم بن جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ میرا نہیں خیال کہ ان کا اس طرح کا معاملہ ہوگا، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بھی ہونا چاہیے، نون لیگ کا بھی ہونا چاہیے، جماعت اسلامی کی بھی ہونی چاہیے، جے یو آئی کی بھی ہونی چاہیے، سب کی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک کیس ہے عدالت میں، وہ 2010 سے چل رہا ہے، اس کو 12 سال ہو گئے ہیں، اور دوسرا کیس کل سے شروع ہوتا ہے. تو کیا آپ دونوں کا فیصلہ ایک وقت میں کرتے ہیں؟ دوسری بات، یہ خود اصول پی ٹی آئی نے ہمیں سکھائے ہیں کہ جب پاناما کیس آ گیا تو اس میں تو بہت سارے لوگوں کے نام تھے، اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے بھی نام تھے، اس میں دوسری جماعتوں کے لوگوں کے بھی نام تھے، لیکن انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ نہیں، چونکہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ان کا معاملہ سیٹل ہونا چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا، لیکن باقی جو لوگ تھے ان کا آج تک کسی نے پھر نام بھی نہیں لیا. تو اب وہ وزیر اعظم کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے، اور صرف وزیر اعظم کی جگہ پہ نہیں بلکہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، روزانہ ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں. تو ریاست مدینہ میں تو خلیفہ وقت ہر جمعے کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا تھا. لیکن یہ عجیب امیر المومنین ہے پی ٹی آئی کا کہ جو پچھلے 8 سال انہوں نے اس بات پہ لگا دیے کہ وہ پارٹی فنڈنگ کا اور ایک مخصوص وقت کا اس کا حساب دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سرکاری تحائف ہے اس کا حساب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. پھر ایک اور فرق یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون وغیرہ کے خلاف اگر کوئی رجوع کر رہا ہے تو وہ مخالف پارٹی ہوگی، لیکن یہاں پہ یہ کیس اٹھایا تھا اکبر اس بابر نے، جو آج بھی پی ٹی آئی کے ممبر ہیں. اور پھر یہ بھی تھا کہ اس وقت وہ 7 سال تک پارٹی کے سیکٹری اطلاعات رہے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کو پارٹی سے نکالا گیا تھا یا ان کو کوئی ناراضگی تھی تو انہوں نے یہ ایشو اٹھا لیا. اور پھر یہ ایشو انہوں نے اٹھایا 2011-12 میں کہ جب کہ ہم جیسے طالب علم اور باہر کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ بھئی اب پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے. تو یہ فرق بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک گواہی یا کیس میرے خلاف میرے گھر سے میرا بھائی لا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ میرا کوئی دشمن ہے، میرا کوئی حریف ہے، میرا کوئی کسی وجہ سے مخالف ہے، وہ جا کے مجھ پہ ایک الزام لگاتا ہے. تو یہ فرق بھی مد نظر رکھنی چاہیے. پیپلز پارٹی، نون لیگ صاحب، لیکن جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ اکبر ایس بابر صاحب تو پی ایم ایل این کے ایزی لوڈ پر ہیں، تو جب پی ٹی آئی نے انہیں ڈس اون کر دیا ہے تو کیا ابھی بھی اکبر ایس بابر صاحب کے الزامات کی اتنی ہی اہمیت ہوگی جتنی پارٹی کے کسی کارکن یا عہدیدار کی ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب کے بارے میں وہ ریمارکس عمران خان صاحب کے وہ صرف
پاکستانی میڈیا میں نہیں بلکہ غیر ملکی میڈیا میں بھی جو خراج تحسین اکبر اس بابر صاحب کو مختلف اوقات میں عمران خان صاحب نے پیش کیا ہے، وہ نہ کبھی انہوں نے اسد عمر کے بارے میں اس لیول کا پیش کیا ہے، نہ کبھی جہانگیر ترین کے بارے میں پیش کیا ہے، نہ کبھی شاہ محمود قریشی کے بارے میں، نہ کسی اور کے بارے میں۔ وہ چیزیں سب ریکارڈ پہ ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ پھر وہ ایک وزیر صاحب اکثر کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں کہ ان کا سیمسٹر سسٹم ہوتا ہے، ان کے قریبی مشیر بھی ایک سیمسٹر میں ایک، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، اور ان کے دوست بھی سیمسٹر سسٹم کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا آج کل کہ آج ایک وزیر ہے، کل دوسرا وزیر ہے، تیسرے دن تیسرا وزیر ہو جاتا ہے، پھر پارٹی ترجمان ہو یا پارٹی عہدیدار ہو، اب اس روز شاہ محمود قریشی کو ہٹایا گیا، اب پھر واپس لے لیا گیا۔ اب اسد عمر صاحب کو پہلے اتنا وہ ناکام ثابت ہوئے معیشت کا بیڑا کر کے کہ انہوں کو ہٹا دیا، اگلے دن پھر وزیر بنا دیا، اب پارٹی بھی ان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا۔ لیکن یہ جو اکبر اس بابر تھے، یہ پہلے صوبے کے صدر تھے، دوسرا عمران خان صاحب کے مشکل وقتوں کے ساتھی تھے، اور ان میں کچھ صلاحیت تھی، اس لیے 7 سال تک مسلسل وہ عمران خان صاحب کے ترجمان اور پارٹی کے ترجمان رہے۔ تو یہ کہنا کہ اگر وہ ایزی لوڈ والے ہوتے یا وہ اگر مسلم لیگ نون سے پیسے لینے والے ہوتے تو اس وقت اس بہتی گنگا میں سب سے زیادہ ہاتھ وہ دھو سکتے تھے۔ یہ جو مثلا ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ اس سے کس کس نے پراپرٹیاں خریدی، اس وقت بنی گالا کے ارد گرد کس کس نے پراپرٹی کے کاروبار شروع کیے۔ تو اکبر اس بابر سے تو یہ کوئی بھی چیز دور نہیں تھی، اور پھر اس دوران بھی ان کو اس کیس سے پیچھے ہٹانے کے لیے ان پہ دباؤ بھی ڈالا گیا، ان کا جینا بھی حرام کر دیا گیا، اور ان کو بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش بھی کی گئی۔ تو اگر ایسی بات تھی تو پھر ان کے پاس تو یہ آپشن تھا، اس پارٹی فنڈنگ سے سب سے زیادہ کمائی وہ کر سکتے۔ دوسرا معاملہ ذرا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ ڈیل کی کافی بات چیت چل رہی تھی گزشتہ کچھ عرصے میں ملکی سیاست میں، پیپلز پارٹی نون لیگ پر، نون لیگ پیپلز پارٹی پر، اور پھر پی ٹی آئی پر، لیکن ترجمان پاک فوج نے تو تردید کر دی ہے۔ یہ کیوں الزامات کس بنیاد پہ لگائے جا رہے تھے؟ سیاسی بیانات تھے کیا یہ صرف؟ دیکھیں پچھلے سالوں میں ہم نے ایک جو ڈیل دیکھی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھی ہے، کیونکہ جس کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے ان کو ہر معاملے میں ڈھیل دی جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پارٹی فنڈنگ کیس میں بھی ڈیل ملتا رہا، عدالتوں میں بھی پی ٹی آئی کو ڈیل ملتی رہی۔ وہ اسی طرح مثلا یہ فیصلہ اگر 2014-15 میں ہو جاتا تو آج پاکستان کی حالت ہی وہ کچھ مختلف ہوتی۔ تو اگر اب افواج پاکستان کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ ڈیل نہیں ہے تو یہ بڑی اچھی خبر ہے ہمارے لیے۔ صافی صاحب آپ کے مطابق ڈیل اور ڈھیل کے اثرات پی ٹی آئی پر نظر آ رہے ہیں، لیکن اعتزاز احسن صاحب اور پھر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون نے ڈیل کی ہے، اسی لیے مریم صاحبہ ضمانت پر باہر ہیں، نواز شریف صاحب ڈیل کر کے باہر چلے گئے۔ تو ڈیل اور ڈھیل کی باتیں تو باقی جماعتیں بھی ایک دوسرے پر جسٹیفائی کر کے الزامات لگا رہی ہیں۔ دیکھیں اس روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے نا کہ جو کوئی کہتا ہے تو ان سے پوچھا جائے، تو اعتزاز احسن صاحب سے اب اس کی تفصیلات پوچھی جانی چاہیے کہ بھائی وہ کس طرح ہوا۔ تو اعتزاز احسن صاحب قانون کو بھی سمجھتے ہیں اور بڑے بہادر بھی ہیں، تو پھر اعتزاز صاحب سے کسی کو پوچھنا چاہیے ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو متعین کردہ کلیہ ہے اس کے مطابق، تو اور ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے اب کہ وہ تفصیلات بیان کرے اعتزاز احسن صاحب کہ مریم نواز صاحبہ کس طرح ڈیل کے تحت باہر آئی۔ اگر ٹائم لائن پچھلے 2-3 دن کی دیکھیں، ترجمان پاک فوج کی پریس ٹاک، ڈیل کے بیانات کی تردید، اور پھر حکومتی بیانات کہ اپوزیشن، خان صاحب کا بھی کہ اپوزیشن کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان کا عدم اعتماد بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر اپوزیشن کی جانب سے لانگ مارچ کی تاریخیں اور دوبارہ سے حکومت کے خلاف جو تحریکیں، ان کے اعلانات، کیا اپوزیشن تسلیم کر چکی ہے کہ سول ملٹری تعلقات اب ایک پیچ پر ہیں اور وہ حکومت کو کچھ نہیں نہ گرا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ بات خان صاحب کی بالکل درست ہے کہ اپوزیشن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اپوزیشن اس ملک میں ہے ہی نہیں۔ پہلے تو یہ کہ نہ مسلم لیگ نون کی کوئی ادا اپوزیشن والی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی کوئی ادا اپوزیشن والی ہے، بلکہ پیپلز پارٹی تو اس سسٹم کا دوام خان صاحب سے بھی زیادہ چاہتی ہے، تو اور ابھی تک نہ ان کا کچھ بگاڑ سکی ہے۔ پھر وہ اخلاقی جواز سے بھی محروم ہے، کیونکہ
ایک طرف یہ کہ وہ ان اسمبلیوں کو جعلی کہتی ہیں اور دوسری طرف انہیں اسمبلیوں میں وہ بیٹھی ہے، تو نہ انہوں نے ان کا کچھ بگاڑا ہے اور نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ خان صاحب نے ابھی تک اگر کچھ خان صاحب کا کچھ بگڑا ہے تو وہ انہوں نے خود بگاڑا ہے، اور آگے جا کے بھی اگر خان صاحب کا کچھ بگڑے گا تو وہ خود ان کے اپنے ہاتھوں ہی۔ ٹھیک ہے صاحب آخر میں ذرا یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی 27 فروری کو لانگ مارچ کر رہی ہے، پی ڈی ایم 23 مارچ کو کر رہی ہے، کیا یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک لانگ مارچ ہوگا؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس وقت فضا کیا بنتی ہے۔ اصل میں عوام تو تنگ آ گئے ہیں، مہنگائی سے بھی ان کا جینا حرام ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سیاست چونکہ ان کی اپنی قیادت کے مسائل کے گرد گھومتی رہی، تو یہ جماعتیں اپنے آپ کو نہ عوام کا ترجمان بنا سکی نہ عوام کو اپنے ساتھ جوڑ سکی۔ اس میں اگر کوئی عوام کو اپنے ساتھ جوڑنے میں اور اپنے آپ کو عوام سے جوڑنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ تو موبلائز کر سکے گا لوگوں کو، لیکن اگر موجودہ حالت رہی تو کم از کم پیپلز پارٹی کا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بڑے پیمانے پہ لوگوں کو موبلائز کر سکتی ہے۔ اور پھر اصل میں دیکھیں کہ اسلام آباد کی طرف جب مارچ کرنا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر کنٹریبیوشن پنجاب اور خصوصاً جی ٹی روڈ کا اور جو اسلام آباد کے فلینکس ہیں مری وغیرہ یا پھر خیبر پختونخوا کا ہوتا ہے، تو یہاں سے تو بلاول صاحب اور زرداری صاحب نے بڑی محنتیں کر کے اپنی پارٹی کا جنازہ نکال دیا ہے اور پیپلز پارٹی کو عملاً اندرون سندھ تک محدود کر دیا ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی سے تو مجھے کوئی زیادہ توقع نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم کا بھی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ سنجیدہ ہوئے اور عوام کو اپنے ساتھ جوڑ سکی تو پھر وہ زیادہ لوگوں کو لا سکتی ہے، لیکن اگر اسی طرح وہ بھی کوئی ساز باز کے انتظار میں بیٹھی رہی اس کی قیادت بھی، تو پھر وہ بھی کچھ خاص نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سیاسی صورتحال پر اپنا تجزیے سے آگاہ کریں۔ ناظرین بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ اور معاملات پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین۔ ملک بھر میں کورونا کے ویریئنٹ اومیکرون کے بڑھتے کیسز نے تشویش کی ایک نئی لہر کو جنم دے دیا ہے۔ 2022 میں کورونا سے بچاؤ کی امید لیے داخل ہونے والے پاکستانی اب پریشانی میں مبتلا ہیں کہ اومیکرون کے بڑھتے کیسز دوبارہ سے نئی پابندیوں کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو۔ اومیکرون گزشتہ ویریئنٹ سے کتنا خطرناک ہے اور اس کے ملکی معاشرتی ماحول پر کیا اثرات رونما ہوں گے، یہ ایک سوال ہے۔ بریک کے بعد اس عام سوال پر اپنے معزز مہمان سے بات کریں گے۔ ہمارا سوال کچھ یہ ہے کہ اومیکرون کا تیزی سے پھیلاؤ، سندھ میں کیسز کی شرح 10% سے زائد ہو گئی، گزشتہ ویریئنٹ سے موجودہ ویریئنٹ کتنا مختلف اور خطرناک ہے؟ ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ماہر صحت سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب ایک اور الارمنگ سچویشن آگئی ہے اومیکرون ویریئنٹ کی، مختلف آراء ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شاید اتنا یہ خطرناک نہیں ہوگا، کتنا خطرناک ہے سر یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ اومیکرون جو ہے یہ ساؤتھ افریقہ سے شروع ہوا اور نومبر کے مہینے میں، اور جنہوں نے یہ دریافت کیا، جنہوں نے یہ ڈیٹیکٹ کیا، ڈاکٹر اینجلی کوڈزی، وہ ساؤتھ افریقن میڈیکل ایسوسی ایشن کی چیئر پرسن ہیں اور ایک تجربہ کار فیملی فزیشین ہیں۔ ان کا بھی کہنا اس وقت یہ تھا کہ بہت معمولی سا سمٹم ہوتا ہے اور ایک سمٹم بہت خراب تھا اس وقت، جو کہ ٹیکی کارڈیا یعنی کہ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، پلس ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی۔ لیکن آہستہ آہستہ جو اب 100 ممالک سے زیادہ پھیل چکا ہے یہ اومیکرون، تو کہیں پر بھی کوئی سیریس کوئی سمٹم یا علامات اس کی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کی کوئی علامات کوئی سیریس نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل پہ برڈن نہیں ہے، ڈیتھ بہت کم ہوئی ہے، تو یہ ضرور ہے کہ یہ پھیلتا بہت تیزی سے ہے، ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو سب سے پرابلم والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اومیکرون میوٹیٹ ہو رہا ہے تیزی سے، تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ کیا پاکستان میں یہ میوٹیٹ ہو کے کوئی سیریس سمٹم کے ساتھ
आपके पास ना आ जाए और पेश हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक काम। डॉक्टर साहब, क्या फिर ये भी परेशानी की बात है कि ओमिक्रॉन के आगे भी मजीद वेरिएंट्स का भी इंतजार हम करें, वो भी आ सकते हैं और खतरा साबित हो सकते हैं, जिस तरह से आप म्यूटेट होने की बात कर रहे हैं इसके? बिल्कुल 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 आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि जब तक मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ओमिक्रॉन के वायरस वेरिएंट के बाद बहुत सारे वेरिएंट्स के आने के चांसेस है, क्योंकि जब तक 80% दुनिया के लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे ये वेरिएंट्स आते रहेंगे और कोरोना वायरस अब खत्म थोड़ी होगा, उसकी जो शिद्दत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। करना ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में खासकर कि हम ओमिक्रॉन के से तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास डेल्टा वेरिएंट भी मौजूद है जो कि बहुत ही तबाही मचा चुका था। इंडिया में भी, इंडोनेशिया में भी और पाकिस्तान में भी अच्छे खासे लोग उसमें इंतकाल कर गए और लोग काफी बीमार भी पड़े। तो हमें करना सिर्फ यही होगा कि हमें कोरोना वायरस से बचने के एहतियाती तदाबीर अपनाने होंगे, चाहे कोई भी वेरिएंट आ जाए। अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करेंगे कि SOPs पे अमल दरामद करें और वैक्सीनेट कराएं अपने और अपने प्यारे दुलारे को, तो आप हर तरह के वेरिएंट से निपट सकते हैं। और जितनी जल्दी हमारा पाकिस्तान वैक्सीनेट होगा हमारे अवाम, उतनी जल्दी हमारे यहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो वैक्सीन दस्तयाब हैं और जो बूस्टर शॉट्स भी शहरियों को अब लगाई जा रही हैं, क्या यही वैक्सीन ओमिक्रॉन और दीगर वेरिएंट्स के लिए भी कारआमद साबित होंगी? अभी तक तो साबित हो रही हैं, आगे का हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि जितने भी डेल्टा वेरिएंट्स या अल्फा बीटा सब आए और ये ओमिक्रॉन 5वां वेरिएंट है, ये सारे के सारे अब तक जो प्रूव कर रहे हैं वो ये है कि बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है अगेंस्ट दीज वेरिएंट्स। तो मैं समझता हूं कि आगे भी जो वेरिएंट्स आएंगे और लगता ये है हमें कि जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट होते चले जाएंगे और जो लोग इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, कुछ लोग बीमार भी हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, तो हर्ड इम्यूनिटी कायम हो रही है। जब हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के एंड तक बहुत कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे और कोरोना वायरस जो है वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन ये दुनिया से अभी खत्म नहीं हो रहा है, ये चलता रहेगा सालों। हमें सिर्फ और सिर्फ SOPs पे सख्ती से अमल करना है और हमें वैक्सीनेट कराते रहना है। साइंसदान इस पे रिसर्च कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमें आगे बहुत कुछ अभी मालूमात होगी। ये अच्छी बात यह है कि 2 साल में दुनिया ने बहुत कुछ सीखा, पाकिस्तान में भी बहुत चीजें मालूमात हो गई हैं, डॉक्टरों को बहुत मालूमात हो गई है, मरीजों को बहुत सारी चीजों का पता चल गया है। तो लिहाजा हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और जो है और अपनी जानों को भी बचा रहे हैं। करना सिर्फ 2 काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप SOPs पे अमल दरामद करें। अगर आप चाहते हैं कि यकीनन SOPs पर अमल दरामद और एहतियाती तदाबीर जो कोविड-19 की हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान की दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।